नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 18 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल बोधा एस को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज देखते हैं हम कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है ई रूपी, अभी जो सरकार के द्वारा मोदी जी के द्वारा ई रूपी जो लॉन्च किया गया उससे रिलेटेड है। दूसरा जो है राजनीति में आपराधिकरण से रिलेटेड है कि किस तरह से राजनीति में आपराधिकरण होता है, उससे हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक जजमेंट आया है, उसको हम फैसले को देखेंगे। तो चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल ई रूपी से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं, ई गवर्नेंस से, ठीक है, शासन से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई रूपी को लॉन्च किया है। ये ई रूपी क्या है? ये इसका उद्देश्य क्या है? विशिष्ट भुगतान, डिजिटल भुगतान का जो समाधान है उसको समाधान को किया जाना चाहिए। आपने देखा था कि किस तरह से जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पैसे जब चेंज हुआ था, उस वहाँ से एक माना जाता है कि बेस माना जाता है। आई थिंक 2016 में हुआ था। वहाँ से एक बेस माना जाता है कि भारत में डिजिटलीकरण का शुरुआत हो गया, खासकर पेमेंट में। उसी समय आपने देखा होगा कि फ़ोन पे, गूगल पे, उसके बाद आपका हो गया पेटीएम, ये सारी चीज़ें सामने हमारे यूपीआई के माध्यम से सरकार ने एक भीम ऐप करके भीम भी लाई थी। तो ये सारी चीज़ें सामने आई, वहाँ से डिजिटल करना हमने स्टार्ट किया। अब देखिए डिजिटल करना हमने स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि इसका पहले हम ये देखते हैं कि इसका लाने का कारण क्या होगा, सरकार इसको लाए क्यों है, किस काम के लिए सोची होगी। तो देखिए मोदी जी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमी जो हो कैशलेस हो। कैशलेस से पारदर्शिता आती है। कैशलेस से क्या होती है? पारदर्शिता। ये जो ब्लैक मनी वाला जो कंसेप्ट होता है ना, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। काले धन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ भी अभी भी बहुत सारा जनसंख्या है जो अभी भी इंटरनेट से जुड़ा नहीं है। इंटरनेट से उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। भीम, यूपीआई या फिर आप ले लीजिए फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारे डिजिटल अभी तक जो काम चल रहा था सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से किया जाता था? इंटरनेट के माध्यम से, या फिर आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सरकार ने उस चीज़ों को समाधान किया है कि जिनके पास नहीं है मोबाइल फ़ोन या फिर स्मार्टफोन, हम उन तक कैसे पहुँच करें। तो ये इनके पहुँच करने के लिए ई रूपी को इन्होंने लॉन्च किया है। अब देखिए ई रूपी का हम कार्ड देखेंगे कि ई रूपी का कार्ड क्या होता है। पहला कार्ड होता है कि ये डिजिटली वाउचर होता है, एक वाउचर होगा। ये वाउचर जो होता है ये प्रीपेड रहेगा, ठीक है। इसको फ़ोन में क्यूआर, एसएमएस और क्यूआर कोड के माध्यम से इसको पे किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए कि एक कर्मी है, ठीक, उनको ई वाउचर मिला। ये ई वाउचर लेके गए कहाँ पे? अस्पताल के अंदर। ये अस्पताल में जाएंगे और इसको इसको रिडीम कर लेंगे। ये जो वाउचर है इसको ये रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने के साथ क्या हुआ कि ना तो इनको इंटरनेट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है और ना ही इनको कैश देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कैशलेस हो गया इनका और इनके पास। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये किसके माध्यम से किया जाता है? एक एसएमएस के माध्यम से किया जाता था, क्या किया जाएगा, या फिर आपको क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त होगा। या इसमें आपको क्या है कि मोबाइल फ़ोन में भी फीचर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है फिर भी आप इसको भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के साथ साथ जब अस्पताल में आप जाते हैं, जा सकते हैं और सेवा का लाभ उठा के अपने फ़ोन से ई रूपी का वाउचर के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के साथ यहाँ पे क्या हुआ? आपके कहीं पे पैसा की काम हुई? नहीं हुआ। नहीं होने के साथ साथ आपने पे किया, ना ही कोई इंटरनेट माध्यम की ज़रूरत हो पड़ती है इसमें। इसका कार्ड हमने देखा। आगे कार्ड क्या है? इसका ये कार्ड है कि ई रूपी जो सेवा प्रदान करेगा, ई रूपी जो सेवा प्रदान करेगा, इसमें प्रयोजक मतलब सरकार और लाभार्थी, मान लीजिए बीपीएल कार्ड धारक है, उनके पास ये सेवा प्रदान करने के लिए गया। तो जिस तरह से हम आगे देखेंगे किस तरह से इसका कार्य किया जाएगा, इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए कि सरकार ने आपको ये एक चीज़ दिया कि 500 रुपये का रिडीम कार्ड दिया कि इससे आप स्वास्थ्य कार्ड से स्वास्थ्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अस्पताल में गए, इसका आपने इलाज कराया, प्रॉपर इलाज किया, सेवा लिया और सेवा के बाद आपने क्या उस ई रूपी जो माध्यम है, ई रूपी के माध्यम से आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के साथ ही आपका यहाँ पे सेवा प्रदाता और आपको सेवा का लाभ मिल गया। इस प्रकार यूरोपीय का संपर्क क्या होता है? कैशलेस होता है, ठीक है। और कैशलेस एक वाउचर होता है। मान लीजिए कि ये वाउचर है, ठीक है। ये वाउचर किस पे मिलेगा? एसएमएस के माध्यम से आपके फ़ोन पे मिलेगा। कोई भी फ़ोन हो, स्मार्टफोन छोटा सा, कोई ज़रूरी नहीं है स्मार्टफोन की ज़रूरत, कोई भी छोटा फ़ोन हो वो आपको ये मिल जाएगा। उपभोगकर्ता जो होता है वो कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान या फिर इंटरनेट एक्सेस, ये बिना इसके कोई ज़रूरी नहीं है, इस सभी सारी चीज़ों को इसके भी आप क्या कर सकते हैं? भुगतान कर सकते हैं।
ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली कौन चलाएगा? ये प्रणाली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पीटी में पूछा जा सकता है। पीटी में पूछने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये क्या कर देंगे? इस प्रणाली को कोऑर्डिनेट करेंगे, इस प्रणाली को चलाने में काम करेंगे। ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये यूपीआई का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ वहाँ पे बनाया गया है, जहाँ से ये बैंकों को इसमें शामिल किया जाएगा और इनको जारीकर्ता संस्थाएं होगी। इन सारी चीज़ों को काम में लगाया जाएगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि ई रूपी जो है, ई रूपी का अनुपालन मतलब किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, इनका उदाहरण के साथ हम कुछ समझते हैं। मान लीजिए टीकाकरण चल रहा है। टीकाकरण में आपका एक तो गवर्नमेंट के थ्रू आपको फ्री में प्रोवाइड होता है तो ठीक है, चलेगा। यदि आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं होता है तो आप एक वाउचर के मिलेगा आपको। आप यहाँ से वाउचर लिए गए कहाँ पे? जहाँ पे केंद्र है, जहाँ पे टीकाकरण होती है, वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके आपने टीका लगाया और इस वाउचर को रिडीम कर दिया। इन वाउचर को वहाँ पे रिडीम आपने कर दिया, तो इससे क्या होगा? लाभार्थी के स्मार्टफोन या इनके वाउचर के माध्यम से प्राप्त होगा। आप यहाँ पे गए भाग लेने वाले केंद्र पे, इसे कैशलेस टीकाकरण के लिए भुनाया जा सकता है, इनको इसमें दिया जा सकता है। उसके बाद आता है कि आयुष्मान भारत जैसे हेल्थ कार्ड स्कीम चलता है। अब देखिए, आयुष्मान भारत क्या होता है कि आयुष्मान भारत में यह है कि 5 लाख तक का आपको सालाना दिया जाएगा एक फैमिली के लिए। इस फैमिली में मान लीजिए 5 सदस्य हैं। अब आपको इसका क्या होगा कि वाउचर दे दिया जाएगा। अभी आप जाते थे गवर्नमेंट के पास, वो भेजती थी, प्रोसेस लंबा होता था। लेकिन अब क्या होगा? सीधा आपके पास वाउचर रहेगा। ये वाउचर आप जाएंगे, यहाँ पे सेवा का इस्तेमाल करेंगे, आपने इलाज करवाया अपना, ये वाउचर यहाँ पे रिडीम कर देंगे। ये जो हॉस्पिटल होगा इनको भी ईजी होगा, इनके तुरंत इनको क्या होगा? तुरंत भुगतान हो गया, तात्कालिक भुगतान हो गया। जिसमें ये सेवा प्रदान करता है, जो सेवा प्रदान करता है, आपको देता है हॉस्पिटल, वो भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उनका भुगतान तुरंत हो जाता है। तो इससे इनका भी लाभ मिलेगा। उसके बाद है कि ईरूपी में और क्या कर सकते हैं? जैसे उर्वरक है, उर्वरक में सब्सिडी देने की बात होती है, तो आपको सब्सिडी के रूप में क्या मिल सकता है? आपको सब्सिडी के रूप में सीधे वाउचर मिल सकता है, जिससे कि आप जाएंगे वाउचर के माध्यम से। आप कहाँ जाएंगे? डीलर के पास जाएंगे, खाद के डीलर के पास, उर्वरक के डीलर के पास। इनको आप दिखाएंगे और यहाँ पे रिडीम करके आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद शिक्षा संस्थान, मान लीजिए शिक्षा संस्थान में सरकार के द्वारा जो छात्रावास हो गया, उसका ड्रेस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा दिया जाता है बच्चे को, ठीक है, भुगतान किया जाता है। तो ये भुगतान यदि इसमें किया जाए तो क्या होगा? इससे बच्चे क्या होंगे आगे? तो एक तो पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगा, और इसका भी आपको परिणाम देखने के लिए मिलेगा कि बच्चे दूसरी जगह तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनकी फैमिली तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए, आगे देखते हैं। आगे है कि ई का महत्व क्या है। ई का महत्व क्या हो सकता है, इसका लाभ क्या हो सकता है? इसमें किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इनको ना तो बैंक के खाते की ज़रूरत है, इनके पास बैंक का खाता रहना चाहिए, ना इनके पास कोई इंटरनेट की आवश्यकता है, ना कोई फ़ोन होना चाहिए, फिर भी ये पर्व संचालित होता है। कोई आवश्यकता, बुनियादी फ़ोन नहीं होना चाहिए, स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जिनके पास खाता नहीं भी है वो भी कैशलेस से जुड़ सकते हैं, ये अभियान से, कैशलेस इंडिया के अभियान से, डिजिटलीकरण से। उसके बाद अब जो हस्तांतरण किया जाएगा, ये तो उपभोक्ता का हो गया। अब जो सर्विस देने वाला है परियोजकों, मतलब कि जो जिनको दिया जाएगा, वो क्या करेंगे? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा, इससे इनको मजबूती मिलेगी। इसमें पारदर्शिता आएगा, पारदर्शिता के साथ साथ क्या होगा? तुरंत ही होता है, भौतिक रूप से तो नहीं होगा, लेकिन इनको तुरंत लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, लाभ मिल जाता है। तो इनको तुरंत लाभ मिल जाएगा। क्या होगा इससे? कि एक पारदर्शिता सामने बन के आएगी, कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंस है कि व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को, बिजनेसमैन को पे किया, इतना रुपये का पे किया। इससे क्या होगा? ये टैक्स भी देने में यहाँ पे काम होगा, तो हमारे अर्थव्यवस्था में भी इसका हो सकता है। उसके बाद है सेवा प्रदाताओं को लाभ। सेवा प्रदाताओं को क्या लाभ होगा? क्योंकि ये प्रीपेड वाला होता है, मैंने पहले ही बताया, ये प्रीपेड होता है, इसमें पहले ही आपको पैसा डाला रहता है। ये नहीं कि क्रेडिट होता है, पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, बाद में इसको पेमेंट करना, नहीं, ये प्रीपेड होता है। उसके साथ ये रुपये जो सेवा प्रदान रहते हैं, जहाँ पे भुगतान किया जाएगा। मान लेते हैं कि आप ए आदमी को, मुझे मान लेते हैं कि आपने फीस के रूप में मुझे ई वाउचर के रूप में मुझे आपने दिया, तो मुझे आपने यहाँ पे वाउचर के रूप में पे करेंगे, तो सीधा सीधा आपने पूरा पे कर देंगे, ठीक है। तो आप ये प्रीपेड है, क्योंकि आपके पास ये पहले से पैसा यहाँ पे डला हुआ है, आइए सीधे मेरे पास आ जाएगा। इसमें क्या होगा? एक समय, वास्तविक समय में इसका भुगतान करना, और एक आश्वासन रहेगा कि हाँ, पेमेंट हमारे पास आ गया। जिस तरह से नॉर्मल पेमेंट चलता है कि आपने यूपीआई लिया, यूपीआई से ट्रांसफर किया, हमारे में आ गया, उसी तरह से रहेगा ये वाउचर वाला। यहाँ से आपने पेमेंट किया और ये पेमेंट आपके पास चला गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि ई का महत्व क्या होगा। ई का महत्व आगे ये होगा कि विशाल क्षमता, जैसे निजी कर्मी हो गया, बिजनेसमैन हो गया, मतलब कि बिजनेसमैन से बिजनेसमैन, मान लीजिए कि ये भी बिजनेसमैन है,
ये भी बिजनेसमैन है। आज के डेट में ये कहीं कुछ ले रहे हैं इनसे, ये कुछ लेंगे, तो ये वाउचर का आपस में लेन देन कर सकते हैं। समझ गए? ये वाउचर का क्या कर सकते हैं, आपस में लेन देन कर सकता है। ये बाद में आगे जाके इसको उपहार के रूप में भी करना पड़ता है, कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको उपहार दिया मैंने, तो आपके पास गया, ये आपने इस्तेमाल किया, ये आपने कहीं और इस्तेमाल कर लिया। ठीक, तो इस तरह से ये प्रथा, ये सारी चीज़ें एक चेन के रूप में, ब्लॉक चेन के रूप में ये शामिल हो जाएगी। उसके बाद है गवर्नमेंट को जो डिलीवरी का की क्षमता है उसमें बढ़त होगी। जैसे कोई कल्याणकारी योजना है, कल्याणकारी योजना में क्या होगा, गवर्नमेंट जो यूपीआई की आसानी और सरलता ला सकती है, जिसमें कि भुगतान जो करना होगा वो ईजी टू एक्सेस होगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, सरकार सीधा भुगतान जनता तक कर सकती है। यदि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है उनको भी ये इसका लाभ पहुंचा सकती है। अभी तक क्या है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट के लिए ही आप कर सकते हैं। आपके पास यदि बैंक अकाउंट है तो आपके पास यूपीआई होना चाहिए, फिर आप ट्रांसफर कर सकते। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती थी, इस दिक्कतों को दूर करने के लिए इन चीज़ों को लाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो है कि राजनीति में अपराधीकरण से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 2 के अर्थव्यवस्था से कनेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, संदर्भ क्या है, संदर्भ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का। ठीक है, विधानसभा का चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि उनके पास ये एक आदेश गया था कि राजनीति पार्टी का, पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जितने भी राजनीति पार्टी है, कैंडिडेट यदि वोट में, इलेक्शन में खड़ा होते हैं, तो उनके ऊपर जो आपराधिक मामला है, उस आपराधिक मामले को सामने, जनता के सामने आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, हमारे ऊपर इतने ज़्यादा आपराधिक मामला है। इससे क्या होगी कि हमें सही चुनाव करने में मदद मिलेगा। ये चीज़ों को कहाँ पे, विधानसभा चुनाव में, बिहार का विधानसभा चुनाव में इस जो फैसला था, इस फैसले का मूल्यांकन नहीं किया गया, इन फैसले का पालन नहीं किया गया। उसके बाद ये फैसला फिर से गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इसके मामले पे, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू के जितने भी उम्मीदवार थे उनको आपराधिक इतिहास का पूर्ण प्रकटीकरण नहीं करने पे, मतलब वो पूर्ण रूप से उन्होंने नहीं दिखाया, उसके लिए उन्होंने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। और जुर्माना के साथ साथ उन्होंने बताया कि इस चीज़ों को फिर इफेक्टिव करना चाहिए था, आपको इस चीज़ों को दिखाना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला दिया है, उस फैसले पे इन्होंने, अपने पूरी राजनीति पार्टी ने चीज़ें नहीं दिखाया उम्मीदवारों ने, उसके लेके क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है। आगे देखते हैं मुद्दा क्या है, इशू क्या है, ये चीज़ें बढ़ती क्यों है। देखिए, ये इसलिए किया गया है क्योंकि बढ़ता अपराधीकरण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसमें यह बताया गया इनके अनुसार से, वर्तमान के जो लोकसभा चल रहा है उसमें 233 सांसद जो है वो आपराधिक मामले से लिपटे हुए हैं, उनके ऊपर मामला है, आपराधिक मामला है। उसके बाद 2014 में देखेंगे तो 187, 2009 में देखेंगे तो 167। तो क्या देख रहे हैं आपने, हाल में समय में ये इनकी जनसंख्या में बढ़ावट आ रही है, ये जनसंख्या बढ़ते ही जा रहा है। तो इसलिए ये आपराधिक जो करण है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं खराब है। उसके बाद देखेंगे चुनाव आयोग के दायरा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का दायरा भी बढ़ाया है। उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ठोस कार्रवाई की जरूरत है, आप ठोस कार्रवाई कीजिए। उदाहरण के लिए उम्मीदवार की जो विस्तृत जितने भी जानकारी और इतिहास है, एक मोबाइल फ़ोन ऐप के माध्यम से आप जनता के पास रखिए और जनता को दिखाइए कि हाँ, अब आप यहाँ इस ऐप में जाके अपना जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, जिस उम्मीदवार का इतिहास क्या है, इनके ऊपर क्या चीज़ें हैं। इसमें हमने देखा कि ये आपराधिकरण को रोकने के लिए विधायिका विफल रही, विधायिका कोई कठोर उपाय नहीं अपनाया जिससे कि राजनीति में अपराधीकरण की समस्या को खत्म किया जा सके। विधायिका कुछ ढीली रही, इसलिए इसमें किसको आना पड़ा, न्यायपालिका को इस समस्या में कूदना पड़ा और न्यायपालिका ने इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे जजमेंट दिए हैं और ये फैसला सुनाया है इन्होंने। उसका नेक्स्ट है कि राजनीतिक दल की जो इच्छा होती है, ठीक है, अनिश्चित होती है। आपने देखा कि कोई ऐसा राजनीतिक दल है जिनमें आपराधिक उम्मीदवार नहीं है, सभी में है, किन्हीं न किन्हीं में, ठीक है। तो क्यों चाहेंगे ये चीज़ें, ये तो सभी का मिली जो भगत हो गई ना, आप इन्होंने सभी के पास तो है ही, तो क्यों हम इस पर कोई कठोर कानून उठाए, तो कहीं ना कहीं ये है। उसके बाद है कि दोहरा मापदंड, जो विचारधारा होती है, व्यक्ति होती है, उनके लिए, जैसे देखिए एक टर्म देखिए कि कोई भी व्यक्ति, उनके ऊपर जो विचार है निर्दोष है, ठीक है, विचाराधीन है, वो व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता। लेकिन वही उम्मीदवार के ऊपर, यदि उम्मीदवार के ऊपर कोर्ट है और आरोप है, ठीक है, फिर भी वो जेल में रह के भी चुनाव लड़ सकता है। कितना ये सोच सकता है ना, थोड़ी मापदंड। एक जगह आप चुनाव नहीं लड़ने, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ा जा सकता है। ये चुनाव लड़ने के लिए इनके पास आज़ादी है, इनके पास स्वतंत्रता है। उसके बाद है फास्ट ट्रैक कोर्ट।
फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में कि ये जो उम्मीदवार है उनके जो ऊपर जो खिलाफ जो आपराधिक मामला है इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और इन कोर्ट को इनके केस को 1 साल के अंदर पूरी कार्रवाई को सुनवाई किया जाए, जिससे कि इनमें थोड़ी सी फास्ट आएगी और इसमें किया जाएगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के मामले में भी इसको सूचना दी जानी चाहिए, लेकिन इसका आदेश का कोई भी क्रियान्वयन अप्रतिगति कोई भी उपाय नहीं किया गया इसके माध्यम से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। उसके बाद आप देखिए मुद्दे में एक चीज और बताया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के में कुछ बदलाव के लिए राजनीति के खिलाफ कुछ एक सुरक्षा थोड़ा सा इनमें सेफ गार्ड भी बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। इस सेफ गार्ड को भी अपनाने की जरूरत है। सबसे पहले कि केवल उनके आरोप पे विचार किया जाना चाहिए जिसमें कम से कम उनका सजा कितना हो, 5 सालों का हो। ये आप दीजिए कि ये नहीं कि आप इनके ऊपर आरोप लग गया, आपने किसी ने केस फाइल कर दिया, आपने को दिखाना पड़ेगा, ये चीज़ें नहीं। कम से कम इसमें कोर्ट के माध्यम से इनमें कम से कम 5 सालों का सजा हो। उसके बाद इस पे एक चीज़ और बताया गया है कि जितने भी विचार हैं इनके लिए उम्मीदवारों के खिलाफ निर्धारित चुनाव में कम से कम 6 महीने पहले दर्ज किया जाना चाहिए था। ये नहीं कि मान लीजिए कि आज आपने चुनाव लड़ा, ठीक है, 1 महीना पहले चुनाव है, आपके ऊपर कोई पेटिशन डाल दिया, ऐसे नहीं। कम से कम 6 महीना पहले का केस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको दिखाने की जरूरत है। उसके बाद अंत में बताया जाता है कि समक्ष अदालत के आरोप तय होने चाहिए, ये नहीं कि बिना आरोप तय किए ही आप इसको फैसले को सुना रहे हैं, राइट। तो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। इससे पहले कि आप बोधा एस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, ठीक है। और आप बोधा एस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे रोज 7 बजे शाम को 7 बजे पीटी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड मिल जाता है वहाँ पे न्यूज, वहाँ पे आप कवर कर लीजिए, इनफ है आपके लिए उस न्यूज़ को आप यदि पढ़ लेते तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।